मैथमेटिक्स। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? बोर्ड पे दिख रहा है सभी को? एक बार बोल दें सभी, क्या अपन स्टार्ट करते हैं? सभी को दिख रहा है? ओके, नाज़रीन, करिश्मा जईनी पता नहीं कहाँ है, खुशबू, टीना, दीपिका, शिवानी, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है? आवाज आ रही है क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, जिनको यदि कुछ सभी को मतलब यदि अधिकतर बच्चे को दिक्कत नहीं है, तो किसी के पर्सनल के पास हो सकती है दिक्कत, तो वो नेटवर्क के कारण हो सकती है। मैथमेटिक्स में देखो, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक महीने अपने को वो पढ़ना है जो काम की चीज है। मैं काम की चीज के थ्योरिकल जितना पॉइंट उतना बताऊंगा, सब में थ्योरिकल नहीं बताऊंगा। हम क्या करेंगे, मैथ्स हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, देखो दूसरी चीज है 40 मिनट अपने को मिलता है। मैं टोटल 40 + 40 80 मिनट ले रहा हूँ, मतलब 1 घंटा 20 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना? 1 घंटा 20 मिनट अपन पढ़ रहे हैं, कितने में? 350 में मार्क्स। तो बाकी आप लोग समझ जा रहे हैं कि ऑनलाइन में हम इतना समय दे रहे हैं, हम 500-500 रुपये महीना या कोई पैकेज अपन ने नहीं लिया है कि उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी एक समय रहता है। एक क्लास में 40 मिनट दे रहे हैं, 45 या 40 दे रहे हैं क्योंकि वो जूम के कारण। दूसरा 45 मिनट की बाहर क्लास रहती है, तो वो एक दिन में 4-4 लेक्चर तो कहीं नहीं, सब थोड़ा बहुत एडजस्ट होता रहता है। आधा घंटा करते हो, 2 घंटा करते हैं अपन, 1 घंटा 20 मिनट कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिए, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है और बहुत सारी चीजें रहती है, अपन को पढ़ना है आगे। अब मैं ये बात कर रहा था कि सारे सब्जेक्ट के हम थ्योरिकल पढ़ेंगे कुछ समय तक, शायद 7-8 क्लास ऐसी रहेगी जहां तक हम थोड़ा थोड़ा ये जो समझने वो, उसके बाद मैं पूरे क्वेश्चनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। मतलब मेरे पास, मतलब मैंने कभी अभी तक गिने नहीं कितने क्वेश्चन है उसी क्वेश्चनों में। जैसे मैथमेटिक्स हुआ, ईवीएस हुआ, सीडीपी हुआ, जो भी क्वेश्चन हुआ, हम क्वेश्चन लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और आपका आंसर लाएंगे। इस तरह से अपन आगे पढ़ेंगे, तो आपका क्वेश्चनिंग भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से अपन पढ़ पढ़ा के क्या हो जाएगा, बाद में क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। 12वीं 11वीं के मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि थ्योरिकल पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया, फिर सोल्व करने जा रहे हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सभी को सब चीज पता है, बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, कुछ कुछ 1-2 पॉइंट और है, मैं उनके बारे में लिखवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे छोटा सार गुणज। जो कुछ कुछ थ्योरिकल पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं अपन, है ना, जो बन जाते हैं, जिनका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सबसे छोटा सार्वगुणज, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज, ये डा लिखा है उधर ना, लिख लीजिएगा। सबसे छोटा सार्वगुणज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। सार्वगुणज को बोलते हैं फैक्टर। सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा सार्वगुणज, सबसे बड़ा सार्वगुणज। इसके बाद गुणनखंडों की संख्या, तो वो इसके बाद की बात। अब ये क्या होता है, हमने एलसीएम पढ़ा था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये थोड़ा सा अलग है, बाकी है वही। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, एलसीएम। जो हमने अभी एलसीएम पढ़ा था ना, वही। और सबसे बड़ा सार्वगुणज का मतलब होता है एचसीएफ। यदि आपको सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस संख्या का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, वही आपका क्या रहता है, सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। मतलब जो एलसीएम पढ़ा था ना, वही। यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज है, एग्जाम में बदल के वो पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होगा आपका, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, या बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। ये नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, इंग्लिश में देखोगे तो मिलता जुलता है, हिंदी में थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे छोटा सार्वगुणज निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा सार्वगुणज निकालने के लिए एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है? इसके बाद बात करें गुणनखंडों की संख्या, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सा वाला, गुणनखंडों की संख्या। तीसरा, कुछ कुछ पॉइंट में लिखवा रहा हूं आपको, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की
संख्या, ये सबसे ज्यादा पूछ जाता है कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके कितने गुणनखंड होते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के पता करने के लिए निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे एक संख्या में बोल रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट आपने लिखा, इसकी लेना वो ले लो। मैं और इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं एलसीएम के द्वारा। तो कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, संख्या ले रहे हैं। संख्या है आपकी 105। ये मार्कर का वो हो गया, कुछ तो कुछ दूसरा लाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में 105 एक संख्या है ना। 105 धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए हम क्या करें, एक संख्या आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 105 एक नंबर दे दिया, बोलेंगे इसकी गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। तो 105 के एलसीएम क्या आएगा, 105 के एलसीएम क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे अपन इसको, है ना। क्या कर देंगे अपन, एलसीएम निकालने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, 2 से करें। इतनी देर में कोई मुझे बता सकता है तो इसका आंसर मुझे बता दें कि इसका एलसीएम क्या है। हमने 3 × 5 × 2 से तो होगा नहीं, 3 से करें क्या, 3 हाँ 9 3 5 से 5 से करें, 3 5 जा 15, है ना। इसके बाद ये किससे चल जाएगा, 5 से चल जाएगा, 5 7 जा 35, फिर ये 7 से चले जाएगा। ये आपका क्या होगा, एलसीएम निकल गया। तो इसका जो गुणनखंड क्या है, क्या संख्या क्या आएगी आपकी, समझना, 3 × 5 × 7। ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो 105 के एलसीएम निकाला। 2 से जाएगा नहीं, 3 से करके ये था, 3 से दिया 9, एक हासिल का है 15, 3 5 15, 33 बचा। 33 किससे जाएगा, या तो आप 7 से डिवाइड कर लो या 5 से कर लो। हम पहले छोटी संख्या से कर लिया 5 से, तो 5 7 33, 7 बचा, 7 का 7 से डिवाइड कर लिया। तो ये आपका क्या आ गया, 357 क्या आ गया, 105 के एलसीएम निकाला तो ये आ गया। अब समझना, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लिया। फिर क्या किया, फिर जो संख्या जितनी बार आ रही है, यहाँ पे यदि कोई संख्या ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा बार भी आए, है ना। हमें क्या करना है, फिर जो संख्या, मेरी बात सुनिएगा, फिर जो संख्या जितनी बार आ रही है उसकी पावर उतनी बार ही लिखेंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार। ठीक है, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। हम क्या करना है, फिर जो संख्या जितनी बार आ रही है उसकी पावर उतनी ही बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब हम ये लिख दिया हमने, पावर कितनी है, एक एक एक। गुणनखंडों की संख्या, अब यहाँ से अपना क्वेश्चन मेन चालू होगा। 105 से क्या निकालना है हमें, गुणनखंड, है ना। 105 से क्या निकालना है, गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड की संख्या निकालने में एक प्रश्न में पावर में एक जोड़ देंगे। पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 3 की पावर कितनी है, 1, तो कितना जोड़ना है इसमें, 1। ठीक है, क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे। 3 की पावर 1 है, उसमें कितना जोड़ दिया, 1। 5 की पावर कितनी है, 1, उसमें कितना जोड़ दिया, 1। 7 की पावर कितनी है, 1, उसमें कितना जोड़ दिया, 1। बस क्या करना है, समझ लो, लिख लेना साइड में। गुणनखंडों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपकी संख्या आ रही है एलसीएम से, उसकी जो पावर है, जो भी पावर, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ और भी संख्या हो तो 3 2 बार भी आ सकता है, पावर उसमें 2 भी हो सकती है। अभी तो यहाँ पे कितनी है, एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो 1 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8। आंसर क्या जाएगा आपका, 8। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई।
ये तो फिर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन समझाने के लिए, उसका थ्योरेटिकल पॉइंट समझाने के लिए एक समझाया। अपन बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। समझ में आया आप लोगों को? गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहली प्रोसेस हमने एलसीएम निकाल लिया, सेकेंड प्रोसेस हमने एलसीएम को साइड में लिख दिया, थर्ड प्रोसेस उसकी पावर लिख दी, थर्ड प्रोसेस क्या करा हमने, उसकी पावर लिख दी, फोर्थ प्रोसेस में हमने क्या किया, पावर में +1 कर दिया, और फिफ्थ प्रोसेस में हमने क्या किया, आंसर लिया है। हमने 5 तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन किए और हमने 105 का क्या निकाल दिया, गुणनखंड निकाल दिया। क्लियर है सभी को? पता है सभी? आवाज आ रही है, सुनाई Yes, दे रहा है, sir. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. समझ में आया गुणनखंड कैसे निकाला? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे नंबर आपको आते हैं कि कोई इसका गुणनखंड बताइए कितने आएंगे। तो ये ट्रिक याद रखना कि गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। मैं इसके साइड में ये आपको किसी को लिखना है तो लिख लेना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, और जो भी संख्या आ रही है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, संख्या को क्या करेंगे, अपन लिख लेंगे और उसके पावर में +1 कर देंगे। ठीक है, इतना याद रखना, मैं लिख दिया है, बाकी आप लोग समझ जाओगे। और भी मैं आपको बाद में क्वेश्चन समझाऊंगा तो लिखवा दूंगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और गुणनखंड की संख्या हो गई, सबसे बड़ा सबसे छोटा सार्वगुणज हो गया, गुणनखंड की संख्या हो गई। अब इसके बाद धनात्मक गुणनखंडों का योग, इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है। क्या? फोर्थ वाला ये पॉइंट अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, धनात्मक गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाना। धनात्मक गुणनखंडों का क्षेत्रफल, सॉरी, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए सबसे पहले हम संख्या का यहाँ भी क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं। समझना, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल या योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या का पहला पॉइंट क्या है, हम एलसीएम निकालेंगे। मैंने कहा था आपको एलसीएम बहुत काम की चीज है। ठीक है, अभी हमने कौन सा नंबर लिया, 105। हम 105 का दुगुना नंबर ले लेते हैं, 210। एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको 210। वहां क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, 105 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, मतलब आपको क्या करना है, इसके पहले गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी। अभी क्या करना है, गुणनखंडों का योगफल निकालना है। दोनों पॉइंट अलग अलग है। ये फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसमें धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकाल रहे हैं। इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, धनात्मक गुणनखंड कितने हैं वो बताना है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कभी कभी। तो याद रखना, धनात्मक गुणनखंड के निकालने के लिए एलसीएम निकाला, पावर में एक जोड़ा, आंसर लिया है। अब ये क्या है, धनात्मक गुणनखंड जो निकल जाएंगे उनका योगफल निकालना है। ठीक है, तो उसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एलसीएम निकालेंगे। 200, जैसे कि एग्जांपल है आपका 210। एग्जांपल क्या है आपका, 210 है। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 210 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 210 का एलसीएम भी इस टाइप निकाल रहा हूँ, थोड़े छोटे अक्षर में समझ लेना। 210 है आपके पास में, इसका एलसीएम निकालेंगे अपन, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, सभी को दिखना चाहिए। मैं थोड़ा बीच में लिख देता हूँ, साफ कर दूंगा। 210 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बजे 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 5 का 10 तो होगा नहीं, बीच में 0 लगेगा। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन क्या करते हैं, 2 5 का 10, आंसर आ गया 15। तो कॉमन सी चीज है कि 210 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 210 का आधा 105 होता है, इसलिए मैंने ये नंबर लिया। क्योंकि अधिकतर अपन जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, पता होता है, बाद में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। हमने लिखा 2 बजे 2, 2 5 का 10, 15। ठीक है, बाकी यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि 210 का आधा 15 नहीं होता है, 105 होता है। 105 के बाद अभी अपन ने निकाला, 105 की निकाला था ना, 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। बाकी की प्रोसेस ऐसी वैसी है।
तो ये 210 का एलसीएम के लिए क्या क्या नंबर आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया, एलसीएम निकाला 2 5 3 7, ये आ गया। अब ये देखना है हमें, फिर जो संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार ही लिखेंगे, समझना। जिसकी जो संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार लिखेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, देखो अपन किस तरह से करेंगे, समझना। अभी तक हमने क्या किया था, जो संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर लिखी। अब हमें क्या करना, फिर जो संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार ही लिखेंगे, उसकी पावर उतनी बार ही लिखेंगे। यहाँ पर जितनी बार आई है उतनी बार ही लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया है आपका यहाँ पर, मतलब संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार लिखेंगे। तो कितने कितने आए आपके, 2 कितनी बार आया आपका, है ना। 3 कितनी बार आया आपका, है ना। और मल्टीप्लाई होगा बीच में, सही। 2 आया आपका एक बार, 3 आया आपका एक बार, 5 आया आपका एक बार, 7 आया आपका एक बार। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज करेंगे। ये तो हमने सिंपली इससे पहले जैसा लिख लिया हमने, ठीक है। पर यहाँ पे योगफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1। ठीक है। तो हम सभी में, जैसे याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको चेंज कर रहा हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं हमने, गुणनखंड निकालने के लिए करते हैं। अब हमें योगफल निकालना है। जब भी हमें योगफल निकालना रहता है तो जो संख्या लिखी है, जैसे क्या था 2 की पावर 1, तो उसके पहले की पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। समझना आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या कर दिया हमने, उसके पहले की पावर, जैसे 2 की पावर 1 है तो इसके पहले क्या आएगा, 2 की पावर 0 को हम उसके साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा कैसे ही मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा। 3 की पावर 1, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई ऐसा कैसे रहेगा आपका, 5 की पावर 1 है तो इसके पहले की पावर 5 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 7 की पावर क्या है आपकी 1, तो 7 की पावर 0 से हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। मैं इसको दूसरे तरीके से एक बार और लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने ऊपर नीचे। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इसको वापस इसको साफ करके लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा क्या है, योगफल और गुणनखंड में थोड़ा सा चेंज आता है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, इस तरह से लिखना है। अभी मैंने नीचे करके लिखा, मैं साइड में करके लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हमें उसका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए उसके पहले की, क्योंकि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 होती, तो इस तरह से अपन इक्वेशन टाइप से अपन आगे बढ़ाते जाते। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। किसी भी नंबर की जो पावर होती है, यदि वो 0 है, समझना, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो आंसर क्या होता है, 1 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो यहाँ 2 की पावर क्या है, 0, तो आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया मैंने बीच में, 3 की पावर 0 मतलब वापिस 1 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 7 की पावर 1 मतलब 7। बस ये सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 क्या हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 कितना हो गया 8। ये आपका आंसर आ जाएगा 3 चौक 12, 12 छंग 48, और 48 into 8 करोगे, करके देख लो। इतनी सारी टेबल तो अपने को भी नहीं आती है ना। 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 की 12 आ जाएगा 12, 5 72।
चलिए 112 6 दूनी 12 72 आएगा, 48 बोला है ना। और 72 में अपन 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 से 56 है ना, और तो 576 500 500 आंसर आ रहे हैं आपको 576। क्या निकाला हमने, गुणनखंडों के योगफल निकाला, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकाला। तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद दूसरी प्रोसेस हमने ये की, मैं साफ कर दूं, दूसरी प्रोसेस क्या की हमने, ये वाली, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रोसेस में हमने सबको सोल्व कर दिया, और फोर्थ प्रोसेस में हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिया। 4 प्रोसेस थी उसकी, बस एलसीएम निकाला। पर याद रखना इस तरह के क्वेश्चन गुणनखंडों में डायरेक्ट लिख देंगे, पावर में +1 किया था, वहां पर पावर में +1 किया था, यहाँ पावर में +1 नहीं करेंगे, हम संख्या को प्लस कर देंगे। दोनों में कौन से आप याद रखना, आपको याद ही करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक है, उनको आपको याद करनी पड़ेगी। ये गुणनखंड के लिए अपन पावर में +1 करते थे, और यहाँ धनात्मक गुणनखंड के योगफल ज्ञात करने के लिए हम जो भी संख्या आ रही है उसको उसके पावर, जो भी पावर आ रही है उससे पहले की पावर से हम कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है, यहाँ पर सामने आपके आंसर ये क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कुछ सभी को आ रहा है ना बेटा समझ में, एक सेकंड में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. लाइट की दिक्कत अब तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे? मतलब लाइट की दिक्कत तो Yes, होगी, बाकी ये क्या है, चौक से लिख रहे हैं तो शायद क्लियर थोड़ा सा हो सकता है। इसमें क्या है, व्हाइट पे ज्यादा, व्हाइट का व्हाइट, एलईडी का लाइट ज्यादा पड़ता है, इसको थोड़ा सा दब जाता है। खुशबू थैंक यू। कर दो सर, इंग्लिश में नाम बता दीजिए एक में, धनात्मक गुणनखंड का योग का। क्या बोल रहे हो? इसका इंग्लिश में क्या नाम आएगा? धनात्मक गुणनखंडों के योग का इंग्लिश में क्या नाम रहेगा, है ना, सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं धनात्मक गुणनखंड के योग को सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, इंग्लिश में इस तरह से आएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्लियर क्लियर है, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है, आगे बात करें अपन संख्याओं के टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। अगला टॉपिक संख्याओं का प्रकार, संख्याओं का प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार में सभी को पता है नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं, पर अपन दोहरा लें क्योंकि क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं 1 बाय 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। Natural numbers. ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर? जो हमें प्राकृत, नाम ही उसका प्राकृत, जो हमें पहले से मिलेंगे। ये नंबर हमें, ये ऐसे नंबर जिसकी खोज नहीं हुई है ना, जो नेचुरल है, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1 से 1 start 2 होता है. 3 डैश कहाँ तक, 9 तक, विदाउट जीरो। Infinite. जीरो इसमें जीरो नहीं होता है, क्या होता है इसमें, जीरो नहीं होता है ना। ये कहाँ तक चलेगा आपका? इंफिनिटी तक 9 चलेगा। तक. ठीक है, जीरो नहीं होगा, पर तो zero. ये क्या कहलाता? इंफिनिटी भी रहेगा, जीरो शामिल नहीं होता है। जीरो शामिल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा आपका? ये प्राकृत संख्या कहलाएगी। 1 से 9 तक अपन इसको बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 से 9 तक जो भी संख्या है वह सब प्राकृत संख्या कहलाती है। आगे इंफिनिटी तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं आगे, ठीक है, पर जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर भी बोलते हैं, है Whole ना। numbers. पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें जीरो भी शामिल है। इन 0 संख्याओं से में start होते हैं. प्राकृत Yes. संख्या और जीरो दोनों शामिल होती है। मतलब प्राकृत संख्या भी है और जीरो भी है। मतलब जीरो से 9, मतलब वहां 1 से 9 था, यहाँ 0 से 9, मतलब जीरो भी है आपका।
1 2 3 4 5 लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 0 भी आ जाएगा, 10 के हो जाएगा, मतलब जिसमें 0 भी शामिल है। प्राकृत संख्या में यदि आप 0 जोड़ दोगे तो आपके क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी। क्लियर? ये तो इसके बाद इनफाइनाइट अपन, तक जाएगा ना सर? हाँ ये भी आगे तक ही जाएगा, इन्फिनिट है ना। ठीक है, दो हो गए आपका पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या लिखा। इसके बाद मैथमेटिक्स थोड़ा सा ऐसा है, आप यदि इसको समझोगे तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट, नहीं समझोगे थोड़ा सा अपन बोरियत, और अपना जो एमपीटीईटी में तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में बोरियत आती है, क्योंकि इसमें बहुत पेडागोगी बहुत ज्यादा है। अपन पेडागोगी भी साथ साथ पढ़ते हैं, है ना। क्लास क्लोज हो जाए तो बता देना, मतलब अपन सेकंड क्लास कर लेंगे, 8 का नहीं थोड़ा, अपन अभी तो पढ़ रहे हैं। सम संख्या, तीसरी संख्या होती है सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर। इवन नंबर है ना, साइड में लिख लेना, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है 2 से? 2 4 6 8 10 12 आगे तक जो संख्याएं क्या होती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, वो सम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है, आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं या ओड नंबर, विषम संख्याएं या ओड नंबर। ठीक है, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएगी, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो क्या कहलाती है, आपकी विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 है ना, ऐसी संख्याएं जो 2